क्या हमारे समाज में घटनाएं होती हैं? क्या हमारे लोग को समझता नहीं? समझता है, परंतु जिस मात्रा में समझना चाहिए वो नहीं समझता। इसलिए समाज के जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं उनको बुलाकर अपने बहुजन समाज के लोगों को जागृत करने के लिए आज संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर ब्राह्मणवादियों की पोल खोलने के लिए ये विषय रखा गया है। जिस तरह से वो राष्ट्रीयकरण के नाम से ब्राह्मणवाद किस तरह से फैला रहे हैं उसका भंडाफोड़ करना इस विषय का मुख्य उद्देश्य है। आज का जो विषय दिया है संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के बिना राष्ट्र ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद, इस विषय में आप एक राष्ट्रीयकरण शब्द आया है, राष्ट्र आया है, ब्राह्मणवाद, खोखला और राष्ट्रवाद ये अलग अलग शब्द है। अगर इस शब्द की अलग अलग व्याख्या करेंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं इस विषय पर अपनी संक्षिप्त बात रखने का प्रयास करूंगा। विषय बहुत गंभीर है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा समय सीमा में इसको पूरा करूँ। सबसे पहले आया है राष्ट्रीयकरण। ये राष्ट्रीयकरण है क्या, ये हमें समझना पड़ेगा। राष्ट्रीयकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सरकार निजी क्षेत्र की संपत्ति, उद्योग या सेवाओं को अपने नियंत्रण में लेती है और उन्हें सार्वजनिक संपत्ति बनाती है। जितनी भी संपत्तियां हैं उसको सार्वजनिक संपत्ति बनाने का काम करती है। इसके पीछे उद्देश्य है, 3 उद्देश्य होते हैं। आर्थिक और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। दूसरा उद्देश्य होता है बेहतर संसाधनों का उपयोग करना। तीसरा होता है नागरिकों को आवश्यक सेवाएं प्रदान करना। इसलिए राष्ट्रीयकरण किया जाता है, परंतु ऐसा हो रहा है नहीं। हो क्या रहा है ये देखना। आर्थिक गैर बराबरी की खाई बढ़ रही है। अमीरों की दौलत 16 गुना बढ़ रही है, जबकि गरीबों की आय 1.4% बढ़ रही है। इतना डिफरेंट आ रहा है और गरीब गरीब होते जा रहा है और अमीर अमीर होते जा रहा है। मूल निवासी, SC, ST, OBC और इनसे धर्म प्रवर्तित अल्पसंख्यक जो साथी है वो सब गरीब होते जा रहे हैं। फिर ये कैसा राष्ट्रीयकरण? राष्ट्रीयकरण में तो समानता आना चाहिए, समता आना चाहिए, न्याय होना चाहिए, पर यहाँ पे आर्थिक असमानता है, सामाजिक असमानता है। तो फिर ये राष्ट्रवाद कैसा कैसा? ये राष्ट्र तब बनता है जब देश में सभी नागरिक आर्थिक रूप से समान हो, कोई ऊंचा कोई नीचा न हो, सबको समान अधिकार हो, सबके साथ समान न्याय हो, एक दूसरे के प्रति बंधुभाव हो, एक दूसरे के साथ प्रेम हो, एक दूसरे के साथ करुणा हो, एक दूसरे के सुख दुख में साथ आए। ये होता है तब राष्ट्र बनता है। देश तो एक भूमि का टुकड़ा है, जब उसमें समान हो सब तब वो राष्ट्र बनता है। परंतु हो क्या रहा है? जाति के नाम पर भेदभाव हो रहा है, जातियों के नाम पर अत्याचार हो रहा है। रात दिन हिंदू मुसलमान के बीच अशांति का माहौल पैदा किया जा रहा है। ईसाइयों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है। बौद्धों की विरासत पर कब्जा किया जा रहा है। फिर यह राष्ट्र कैसा है? ये ब्राह्मणवाद कैसा राष्ट्र है? ये देखते हैं, इससे राष्ट्र नहीं बनता। अब देखते हैं इसमें शब्द एक आया है ब्राह्मणवाद। ये ब्राह्मणवाद क्या है? ब्राह्मणवाद का मतलब गैर बराबरी की भावना मस्तिष्क में होना। जैसे ही गैर बराबरी भावना आती है समझ जाओ कि वो ब्राह्मणवाद है। जब हम ब्राह्मणवाद की राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हैं तो यह एक ऐसी विचारधारा बन जाती है जो राष्ट्र की एकता, अखंडता के नाम पर ब्राह्मण वर्ग के विशेष अधिकारों को बढ़ावा देती है।
यह एक ऐसी विचारधारा बन जाती है, राष्ट्र की एकता अखंडता के नाम पर ब्राह्मण वर्ग के विशिष्ट अधिकारों को बढ़ावा देती है। इस विचारधारा में राष्ट्रवाद का उपयोग ब्राह्मण वर्ग के हितों की रक्षा करना और वंचित वर्ग के हितों को वंचित कर देना या उनको उनके अधिकारों से मुक्त कर देना, ये ब्राह्मणवाद है। जबकि अन्य वर्गों के अधिकारों से एससी, एसटी, ओबीसी, इनसे माइनॉरिटी है, इनके जितने भी हक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार हो, संपत्ति का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, अपने धर्म को मानने का अधिकार हो या अपने धर्म के प्रचार करने का अधिकार हो, ये सब अधिकारों से वंचित कर देती है और केवल ब्राह्मण की जो विचारधारा है उसी को प्रोत्साहित करने का काम करती है। यही ब्राह्मणवाद है। राष्ट्र की यह विचारधारा राष्ट्र की वास्तविक एकता और अखंडता के लिए हानिकारक है और बहुत ज़्यादा खतरा भी है, क्योंकि यह वर्गों के बीच में बढ़ावा देती है और सामाजिक न्याय को कमजोर करती है। इतनी खतरनाक ये ब्राह्मणवाद की विचारधारा होती है। सरकार ने राष्ट्रीयकरण के नाम पर कुछ योजनाएं चलाई है। हमारे कुछ साथियों ने कुछ योजनाओं का जिक्र किया है, उनमें से कुछ योजनाओं का जिक्र मैं भी करना चाहूँगा। सरकार ने खाद्यान्न योजना चलाई। खाद्यान्न योजना एक सरकारी योजना है जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों को सस्ते दर पर खाद्यान्न प्रदान करना है। इससे गरीबी दूर नहीं होती, आर्थिक असमानता दूर नहीं होती है, इससे राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है। यही ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद है। खाद्यान्न योजना के नाम से गरीबों को भ्रमित किया जा रहा है, देश के लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि हम राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, वो राष्ट्रीयकरण नहीं, ये ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद है। इसमें देखते हैं उन्होंने खाद्यान्न योजना में सबसे पहले यहाँ पर एपीएल और बीपीएल पावर्टी के बिलो पावर्टी लाइन बीपीएल बनाया और एपीएल एबो पावर्टी लाइन बनाया। सबसे पहले जब योजना आई थी तो जो गरीब वर्ग के लोग थे, जो मानते थे, वो लोग उनको उन्होंने गेहूँ, चावल, तेल, साबुन, अगरबत्ती, माचिस ये प्रारंभ देने का प्रयास किया। फिर उन्होंने इसको एपीएल और बीपीएल बना के एपीएल को देना बंद कर दिया और बीपीएल को केवल गेहूँ 10 किलो गेहूँ या 10 किलो चावल देने का काम कर दिया। क्या 10 किलो चावल लेने से पेट भर जाता है? ये 10 किलो चावल 10 किलो गेहूँ लेने के चक्कर में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के जो स्कूल जाने वाले बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, गर्भवती माताएं ये लाइन में खड़ी रहती हैं। हमारे बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं मजदूरी करने जाने से रुक जाते हैं, परंतु खाद्यान्न की लाइन लग जाते हैं। क्या ये इतनी गरीबी है? तो ये गरीबी की वजह से क्या राष्ट्रीयकरण हो सकता है? इस तरह से ये देखते हैं जब लाइन लगती है हमारे समाज को लगते हैं तो आजकल वो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, फिंगरप्रिंट, कभी फिंगर लगता है कभी फिंगर नहीं लगता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है। इसकी वजह से हमारा जो मूल्यवान बहुजन समाज है खाद्यान्न देने के लिए 2-2, 3-3 दिन तक लाइन लगा रहता है। ये इस स्थिति में ब्राह्मणवादियों ने हमारे समाज को छोड़ दिया और वो राष्ट्रीयकरण का नाम ले रहे हैं। तो इस तरह से देखते हैं ये जो उनका राष्ट्रीयकरण नहीं है, ये ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद है। दूसरी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना जो लाई गई, इसके पीछे उनका उद्देश्य था कि सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से शहरी व ग्रामीण इलाकों में रहने वाले निर्धन लोगों को उनकी क्रय शक्ति के अनुकूल घर प्रदान करना। ग्रामीण क्षेत्र के लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपये रखा। अब मैंने सुना है कि वो 1.5 लाख से घटाकर 1,20,000 कर दिया। शहरी क्षेत्र में जो निर्धन लोग रहते हैं उनके लिए 2.5 लाख था, शायद उसमें कुछ कम कर दिया। क्या 2.5 लाख और 1.5 लाख में मूल निवासी बहुजन समाज का बन जाएगा?
इससे जब प्रधानमंत्री ने योजना लाई और उन्होंने प्रचार किया कि हम देश के गरीबों को आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं, उनको घर बना के दे रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, और राष्ट्र का निर्माण नहीं था। जब वो प्रधानमंत्री आवास योजना आई तो हम देखते हैं कि हमारा मूल निवासी बहुजन समाज ने अपनी ज़मीनें बेची मकान बनाने, 1.5 लाख मकान बनने वाला भाई अपनी ज़मीनें बेचे, जेवर बेचे, और जो प्राइवेट समूह गांव-गांव में चल रहे हैं उन समूह से उन्होंने बड़ी मात्रा में अधिक दर के हिसाब से लोन लिया है और उन्होंने मकान बनाया। और एक स्थिति ऐसी आ गई कि वे लोग कर्जा चुकाने के चक्कर में आ गए और कर्जा चुकाने के लिए वो अपने गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगे, और पलायन करने के साथ उनके बच्चे पलायन हो गए और उनके बच्चे शिक्षा से वंचित हो गए। ये योजना है क्या? यही ब्राह्मणवाद का राष्ट्रवाद, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। शिक्षा के नाम पे सुधार करने के लिए सरकार जो है क्या कर रही है? सरकार शिक्षा में सुधार के लिए अपनी कार्य प्रणाली में सुधार न करके वह स्कूलों और शिक्षकों के पीछे पड़ी है। क्योंकि सरकार जो है वो जानती है कि सरकारी स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पूंजीपतियों के नहीं है, वो हमारे बच्चे हैं और शिक्षा देने वाले हम हैं। इसलिए सरकार जो है हमारे स्कूल के पीछे पड़ गई है और शिक्षकों के पीछे पड़ गई है। इसलिए सरकार जो है दो मुख्य काम कर रही है, एक तो स्कूलों का मर्ज करना और दूसरा निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन करना। प्राइवेट स्कूलों को वो प्रोत्साहन दे रही है। प्राइवेट स्कूल में किसके बच्चे होते हैं? वो मूल निवासी बहुजन समाज के बच्चे होते हैं, परंतु वो प्राइवेट स्कूल होते किसके? दो लोगों के होते। एक तो होता है नेताओं का और दूसरा होता है बिजनेसमैन का। हमारे वो स्कूल होते नहीं, ये लोग धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। ये कम वेतन पर शिक्षक रखते हैं, फीस अधिक लेते हैं, वहाँ हम लोगों को आरक्षण मिलता नहीं है। ये इस तरह से वो शिक्षकों और हमारे बच्चों के पीछे पड़ी हुई है। इधर देखते हैं सरकारी स्कूलों को आपस में मर्ज किया जा रहा है, जिससे बच्चे कम भी हो रहे हैं, क्योंकि जो पास स्कूल थे अब वो स्कूलों को बंद करके एक स्कूल में लाया जा रहा है। दूर गांव का बच्चा जो है, या लड़का हो चाहे लड़की हो, दूसरे गांव दूर गांव जाना चाहता नहीं है और उसको स्कूल छोड़ना पड़ता है। शिक्षकों की कमी होती जा रही है। अधिक स्कूल थे, अधिक बच्चे थे, अधिक शिक्षक। अब बच्चे भी कम हो रहे हैं और शिक्षकों की कमी हो रही है। और अभी तो एक नया फंडा आ गया है, 60 बच्चों के ऊपर 2 टीचर या 1 टीचर रखने की बात चल रही है। क्या होगा? ये मर्ज किया जाए। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे समाज के स्कूल प्राइवेट स्कूल में जाए, फीस दे। तो ये, और जो बच्चे स्कूल अब नहीं आ रहे हैं और शिक्षक कम हो रहे हैं, अब उनको अभी हमारे वक्ताओं ने बताया है कि किस तरह कावड़ यात्राओं में लगा है। ये धार्मिक कार्य स्कूलों में क्या हो रहा है? अब स्कूलों में देखो तो आए दिन वो हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा पाठ प्रार्थना आरती ये किया जा रहा है। अब उससे भी कुछ नहीं हुआ, स्कूलों को बंद किया जा रहा है, मर्ज किया जा रहा है, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं। अब उनको कांवड़ यात्रा में धार्मिक कार्यों में लगा दिया गया है। और साथ साथ में एक तो हम ये देखते हैं सरकारी स्कूलों में कमी भी हो रही है, एक तो टीचरों की कमी हो रही है। दूसरी बात ये देखते हैं कि जो कम बच्चे कुछ शिक्षक हैं उनको भी गैर शिक्षकीय कार्यों में लगाया जा रहा है। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? मूल निवासी बहुजन समाज के जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं वो स्कूल जाए और शिक्षा लें। यही ब्राह्मणवाद का राष्ट्रवाद है। ये हमको समझना होगा और इसका भंडाफोड़ हमको करना होगा। सरकार ऐसी नीतियाँ बनाती है कि शिक्षक हमेशा संघर्ष और आंदोलन क्यों मानता है। अभी आपने देखा होगा शिक्षकों की
सरकार ने जो नीतियाँ बनाई कई प्रकार की, और आए दिन हमारे शिक्षक साथी लोग धरना देते हैं, ज्ञापन देते हैं, संघर्ष से लगा हुआ आंदोलन कर रहे हैं। सरकार ऐसा क्यों करती है? क्योंकि सरकार 3% लोगों की कटपुतली है। 3%, जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने साहित्य में ओलिगार्की कहते हैं। मुट्ठी भर लोग ये नहीं चाहते कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोग शासन करती जमात बने, शिक्षित बने, और वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि मनुस्मृति का राज आना चाहिए, लाना चाहते हैं, हिंदू धर्म फैलाना चाहते हैं। पर दोस्तों, हिंदू धर्म का भ्रम फैलाकर वो वास्तव में ब्राह्मण धर्म को स्थापित करना चाहते हैं। हिंदू धर्म और कुछ नहीं है, केवल ब्राह्मण धर्म को स्थापित करना है। देश है, इस तरह से वो कर रहे हैं। यही ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद है। एक और सरकार की योजना बहुत चल, लाडली बहना योजना, सभी जानते हैं। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 1250 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, और कहा जाता है कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, और महिलाएं इससे आत्मनिर्भर हो। क्या यही राष्ट्रवाद है? यही संपूर्ण राष्ट्रीयकरण है? ये सवाल उठता है। नहीं दोस्तों, यह ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद है। क्या 1250 रुपये में हमारी महिला अपने बच्चों का पेट पाल सकती है, या अपना ही पेट पाल सकती है? बच्चों को छोड़ो, क्या अपने लिए जो उसको जरूरी दिन प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, क्या वो पूरी कर सकती है? हम ब्राह्मणवादी और पूंजीपति के लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या उनके यहाँ की महिलाएं भी 1250 रुपये में अपना घर परिवार सजना धजना, पढ़ना लिखना, खाना पीना पूरा कर लेती है? केवल हमारे लिए ये इस तरह का ये ब्राह्मणवाद चल रहा है। मैं चाहता हूँ, यह संगठन ये चाहता है कि 1250 रुपये न दे। अगर संपूर्ण राष्ट्रीयकरण चाहते, वास्तव में चाहती सरकार, तो रोजगार उपलब्ध करवाए। जो निजी संपत्तियां है उसका राष्ट्रीयकरण किया जाए। अगर रोजगार मिलता है, अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा खान पान होगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकेंगे, और तब वो आत्मनिर्भर होगा। परंतु ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद तो वही है, 1200 रुपये दे दो और राष्ट्रीयकरण का नाम कर। निजी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए। महिलाओं और पुरुषों के साथ बिना भेदभाव के प्रतिनिधित्व देना चाहिए। तब वास्तव में सही दृष्टि से राष्ट्र स्थापित होगा। नहीं तो लाडली बहना योजना जो है ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्रवाद का शिकार हो जाएगा। अभी सरकार जो है ये योजना चला रही है, परंतु संपूर्ण राष्ट्रीयकरण के लिए एक योजना और होनी चाहिए। मजदूर वर्ग के लिए विशेष योजना होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो मजदूर वर्ग है वो पलायन कर रहा है। उसके पलायन को रोकने के लिए उसके गृह जिले में ही रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए, उद्योगों का निर्माण करना चाहिए। अगर उद्योग निर्माण नहीं कर सकती सरकार, तो कृषि को ही कृषि उद्योग का दर्जा देना चाहिए, ताकि उनके गृह क्षेत्र में उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। अगर रोजगार उपलब्ध हो जाएगा तो उनका आर्थिक विकास होगा, देश समृद्ध होगा, राष्ट्र विकास की ओर होगा, गरीबी दूर होगी। परंतु सरकार के पास ऐसी कोई योजना अब तक नहीं। मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान
उनके अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए वैतनिक छुट्टी भी देना चाहिए। जिस तरह से सरकारी सेवाओं में जो महिलाएं होती है, प्रसूति के दौरान या उसके बाद 3 महीने या 6 महीने के वैतनिक छुट्टियां दी जाती हैं, उसी प्रकार हमारे मजदूर और कृषि मजदूर वर्ग की महिलाओं के लिए वैतनिक छुट्टियां देना चाहिए। उनको वेतन देना चाहिए कि आप अपने बच्चों की 6 महीने तक देखभाल करो, घर में बैठे रहो, उसके लिए उसको वेतन देना चाहिए। ये इस तरह से अगर योजना बनती है तब आर्थिक असमानता दूर होगी, सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा और देश का राष्ट्रीयकरण सच्चा राष्ट्र को बनकर राष्ट्र बनेगा। परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। ब्राह्मण जो है मजदूरों को मजबूर कर रहा है पलायन करने के लिए। फिर यही कह सकते हैं कि ब्राह्मणवाद का खोखला ये राष्ट्रवाद है और कुछ नहीं। अभी सरकार बहुत प्रचार कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये योजना केवल महिलाओं को भ्रमित करने की योजना है और कुछ नहीं है। उनको राष्ट्र निर्माण की दिशा से भटकाना है। यह केवल ब्राह्मणवाद का खोखला ब्राह्मणवाद है। देश की महिलाओं के प्रति कोई संवेदना नहीं है, कोई दया नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई करुणा नहीं है। आए दिन उनके लोग महिलाओं के साथ अनर्गल व्यवहार करते हैं, देखते हुए आ रहे हैं। इधर महिलाओं के खिलाफ उनके ग्रंथों में, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, मनुस्मृति हो, जितने भी ग्रंथ हो, आपने देखा होगा महिलाओं के बारे में अशब्द प्रयोग किया गया है, दुराचार की बात की गई है। परंतु सरकार ने अभी तक ऐसे ग्रंथों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई, कोई कदम नहीं उठाया। अभी आप जानते हैं कि एक कथावाचक लोगों की बात चर्चा आई थी। एक कथावाचक लोग जानते हैं कोई ईमानदार नहीं होते, वो बदमाश होते। बदमाश किस मतलब होते हैं? क्योंकि बदमाशी भी सिखाई जाती है और उसी का प्रचार। आपने देखा होगा एक कथावाचक लोग आए दिन महिलाओं के बारे में अब शब्द बोलते रहते और महिलाएं तालियां बजाती। अभी तो महाराज लोग के बारे में व्हाट्सएप में पेपर में आ रहा था, महिलाओं 25 साल की महिला लड़की हो जाती है तो कहाँ पर मुँह मारती है। इस शब्दों का प्रयोग करो। हमारी महिलाओं, जाति कौन है? उनके प्रयोजन हमारी महिला। ऐसा ये शब्दों का प्रयोग कर रही है और सरकार जो है इन कथावाचकों, पाखंडियों के, शैतानों के खिलाफ आज तक कोई कदम नहीं उठाई। सरकार ही इन कथावाचकों को पालती है। आपने देखा होगा हमारे बड़े बड़े जो नेता हैं, इनके पास आशीर्वाद लेने का पैसा देते हैं, अपने एरिया में कथा करवाते, पैसा देते, पालते उनको। और यही कथावाचक हमारे महिलाओं को अब शब्द बोलेंगे, अनाप शनाप हरकतें करेंगे। ये इस तरह से इनका चल रहा है। ये उनका ही राष्ट्रवाद, इसी को कहते हो राष्ट्रवाद। अभी आपने देखा होगा ये जो ब्राह्मणी विचारधारा की जो पार्टियां हैं, इनके जो नेता है महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं? सड़कों पे आपने देखा होगा, सड़कों पे महिलाओं के साथ क्या कर रहे हैं, बगीचों में क्या कर रहे हैं, फार्म हाउस में क्या कर रहे हैं। आए दिन पेपर में आता है, वीडियो आता है, वायरल हो रहा है। फिर भी सरकार ने अभी तक इनके खिलाफ योजना नहीं बनाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा लगाने से नहीं होता है। यही तो ब्राह्मणवाद का खोखला राष्ट्र। इस तरह से ये ब्राह्मणवादी लोग कर रहे हैं। तो अब मैं
इसमें हमारा जो विषय आया है, उस विषय में एक और शब्द आया है, निजीकरण। ये निजीकरण भी क्या है जरा समझ लेते हैं, और इसमें इस निजीकरण में ब्राह्मणवाद का राष्ट्रवाद कैसा छिपा है वो भी देखते हैं। इससे निष्कर्ष निकला है, अभी जो हमने देखा है वो निष्कर्ष किसका है? निजीकरण का है। तो हम चाहते हैं कि जो निजीकरण है बंद होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, तभी देश राष्ट्र बनेगा, नहीं तो राष्ट्र नहीं बन सकता। तो हम निजीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। निजीकरण के माध्यम से सरकार के अधीन चलने वाली सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों के हाथों में चली जाती है। निजी कंपनी होने से आरक्षण समाप्त हो जाता है। आरक्षण सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। जो सरकार की जो उद्योग होंगे, संपत्तियां होगी, कंपनियां होगी, उनमें आरक्षण होगा। अगर सरकार के अधीन की जो कंपनियां हैं वह निजी हाथों में चले जाएगी तो स्वतः ही वो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं होता है, तो आरक्षण खत्म करने के लिए इन्होंने एक नया तरीका अपनाया था, वो एलपीजी। अभी इसके बारे में भी आएंगे। तो ब्राह्मणवादी लोग जो है सीधे सीधे आरक्षण का विरोध नहीं करते। आपने देखा होगा, कभी डायरेक्ट विरोध नहीं करते। वो अपने जो भक्त होते हैं उनके माध्यम से करवा लेते हैं, पर स्वयं नहीं करते। वो जानते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर हमने सीधे सीधे आरक्षण का विरोध किया तो हमारी राजनीतिक सत्ता चले जाएगी, इसलिए वो सरकार आरक्षण का विरोध नहीं करती है। दूसरी बात, आरक्षण का समर्थन भी नहीं करती है। वो जानती है अगर हमने आरक्षण का समर्थन किया तो प्रशासनिक सत्ता हमारी चले जाएगी, क्योंकि एससी एसटी ओबीसी के लोग आईएएस आईपीएस जितनी जनसंख्या में उतनी जनसंख्या प्रतिनिधि मिल जाएगा और सब बन जाएगा, इसलिए सीधे से समर्थन भी नहीं करती। तब 1991 में आप जानते हो उस समय नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में, और उनके मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उन्होंने यहाँ पर भारत में आरक्षण का समर्थन भी नहीं करना है और आरक्षण का विरोध भी नहीं करना है, इसलिए उन्होंने एलपीजी लाया। तो उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण, देखिए ब्राह्मणवादियों की चाल किस तरह से करते हैं। वो जानते थे इससे सीधे सीधे हम आरक्षण के खिलाफ भी नहीं बोल रहे हैं और समर्थन भी नहीं कर रहे हैं और आसानी से आरक्षण समाप्त हो जाएगा, और वास्तव में ऐसा हुआ। हमारे लोगों को जानकारी बहुत कम रहती है। आप जानते हैं परिणाम ये होता है कि आरक्षण खत्म हो जाता है। जो माँ बाप अपने बच्चों को पेट काट कर मजदूरी कर कर पढ़ाते हैं लिखाते हैं, उसके पीछे उद्देश्य होता है पढ़ने लिखने के बाद मेरे बच्चे को नौकरी, सरकारी नौकरी लग जाएगी, अच्छा वेतन मिलेगा, अच्छा घर मिलेगा, हम अच्छे से रहेंगे, ये सोचकर अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। जब पढ़ लिख लेता है और नौकरियों के जाता है तो नौकरियां होती नहीं है, क्योंकि जितनी सरकारी संस्थाएं होती है उसका तो निजीकरण कर दिया गया होता है। तो ऐसी स्थिति में
माता पिता ये सोचते हैं कि हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं, पेट काट कर इनको पैसा दे रहे पढ़ाने के लिए, नौकरी नहीं लग रही है तो अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं कि अभी नौकरी तो लगना नहीं है, पढ़ाने से कोई फायदा नहीं। इस कारण से हमारे जो माता पिता होते हैं, पालक लोग होते हैं, अपने बच्चों को छोटे मोटे रोजगार में लगा देते हैं। कभी हैदराबाद कमाने ले जाते हैं, कभी नागपुर ले जाते हैं, कभी दिल्ली ले जाते हैं। तो भी वहाँ जाएगा, छोटा मोटा मिस्त्री का काम सीख लेगा, कुछ सीख लेगा, आर्थिक सुधर जाएगी, अपना पेट पाल लेगा। ये इस तरह से करना प्रारंभ कर दिए, अब शिक्षा से वंचित होने लगे। परंतु सरकार बहुत चालाक है। भारत में पूर्व एक मंत्री हुए, भूतपूर्व केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री, उन्होंने संसद में एक अधिनियम पारित किया। वो अधिनियम ये था, शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है। देखिए षड्यंत्र, प्राइमरी शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है, और जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, उनको जेल होगी। शिक्षा देने का काम सरकार का है, पर उसने पूरी जिम्मेदारी पालकों की। एक तो सरकार जो है निजीकरण करके, महंगा करके, मर्ज करके हमारे बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है, और दूसरे ग्रुप के कह रही है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजो, नहीं तो तुम्हें जेल होगी। तो ये क्या, यही तो ब्राह्मणवाद का राष्ट्रवाद, यही समझना है। तो इस तरह की हरकतें हमारी देश की जो सरकारें कर रही हैं, और कुछ लोग चुनकर हमारे लोग गए भी हैं, तो 3% लोगों की कठपुतली बनकर शासन सत्ता का आनंद उठा रहे, लुत्फ उठा रहे हैं, अपने समाज का कल्याण नहीं कर रहे हैं। तो मूल निवासी साथियों, इस ब्राह्मणवाद का, खोखला राष्ट्रवाद को समझना है, और संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कैसा होता है, इसके लिए आपको अपने विचारधारा के लोगों की सरकार बनाना होगा, तभी देश में संपूर्ण राष्ट्रीयकरण होगा, और संपूर्ण राष्ट्रीयकरण होगा तब यह देश एक राष्ट्र बनेगा। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय श्री।